मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे जो दूसरे विशिष्ट मेहमान हमारे बीच में जो हैं योगाचार्य श्री धनंजय कुमार जी। आपने अपने एक अलग क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है, योग में, शिक्षा के, नवाचार में। और इन सब चीजों के बारे में आप हमें बताइए, और आपका अनुभव जो है, आप हमारे नो इंडिया प्रोग्राम में भी रहे हैं, आप जो शॉर्ट टर्म कोर्स हमने किया था छात्रों के साथ में उसमें भी आप रहे हैं। तो अब फ्लोर आपका है। नमस्कार गोपाल जी, अन्य महानुभाव, अतिथि, मान्यवर, मित्रों। शुरुआत में मैं अपने बारे में थोड़ा कम बोलूंगा और प्रवासी क्या है, क्या होता है उसके बारे में, और एक वैश्विक स्तर पे प्रवासी को हम किस रूप से जानते हैं या समझते हैं या नहीं समझते हैं। और आज का जो प्रवासी वर्ग है लगभग 45 या 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ है, जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन वो संख्या उससे कहीं बड़ी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं परिचय दे दूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, क्योंकि मैं विश्व के लगभग सभी कोने से गुजरा हूं, 50-60 देशों में। तो मैंने जो पाया कि एक तो प्रवासी वो है जिसके पास इंडिया आने का वीजा लेना पड़ता है, तो पीआईओ है या ओसीआई है, इस तरह की डेफिनेशन। लेकिन इसके पहले की पासपोर्ट नाम की कोई चीज हुआ करती थी। लोग नाव में बैठे चले गए, ईस्ट अफ्रीका पहुंच गए या कहाँ पहुंच गए, उनको उनका क्या पता। तो शुरुआत करते हैं ईस्ट एशिया से, कि जब मैं ईस्ट एशिया में काम करता था 4-5 साल, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह। तो थाईलैंड में एक जगह है, बैंकॉक से करीब 40-50 मील दूर। वो वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम है अयोध्या। और वहाँ के राजा लोग अपने आप को गौरवान्वित मानते थे, अपना नाम राम देखा है, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। फिर कंबोडिया में देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट हिंदू टेम्पल। उसका पूरा अवलोकन करना, पूरा उसके बारे में जानना एक बहुत बड़ा विषय है, आर्कियोलॉजी का, इतिहास का। उसके बाद जब हम थोड़ा उस तरफ जाते हैं, पश्चिम की ओर, तो अपने देश में, भारत में, प्रवासी जो जहाँ का है वहां नहीं है इस समय, कहीं बाहर गया है, उसका वास बदल गया है। अब वास, एक तो ये एक एक क्षेत्र है, एक सीमा है, उसके बाहर गए तो आप प्रवासी हो गए। तो संस्कृति से जुड़ा है, तो सिर्फ शारीरिक नहीं, उसकी मानसिकता प्रवासी हो गई। तो मानसिकता कैसे प्रवासी होती है। तो अगर शुरुआत में देखें, आइस एज में 15-20 हजार साल पहले, और उसके कुछ बाद भी, तो हम लोग पूरे समाज में सभी लोगों के अंदर एक खोज की भावना थी। वहां क्या है, वहां क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो तब भारत तो एक सीमाबद्ध देश नहीं था। तो जहां से मौका मिला, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बड़ी बड़ी नाव बना के लकड़ी की चल पड़े। जो लोग पहुंच गए, ईस्ट अफ्रीका पहुंच गए, मिडिल ईस्ट, यमन, ऐसी जगहों में पहुंच गए। और वहां पे कुछ बस गए, कुछ वापस आए। लाखों करोड़ों जो बस गए उनको हम प्रवासी के रूप में नहीं जानते। उसके बाद जो चलते गए तो वेस्ट ईस्ट अफ्रीका से साउथ अफ्रीका पहुंच गए। साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट अफ्रीका कम लोग जा जा पाए।
कुछ लोग क्या कहते हैं, घाना नाइजीरिया वगैरह पहुंचे, अ, सिंधी लोग। उसके बाद और आगे चलते तो साउथ अमेरिका पहुंच गए। वहां पे उन्होंने मायन संस्कृति और वो पेरू के वहां पे त्रिशूल है, हनुमान के मंदिर है, बहुत प्राचीन। अच्छा, ऊपर लीजिए उत्तर दिशा में, तो जब अलास्का और रशिया जुड़ा हुआ था, बेरिंग लैंड ब्रिज, तो वहां से चलते गए, ठंड बहुत थी, फिर वहां अलास्का पहुंचे, थोड़ा सब दक्षिण आए, कनाडा, सदर्न कनाडा, और पूरा अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स के रूप में जानते हैं। और वहां से अधिकतर लोग वापिस आए, कुछ लोग नहीं आ पाए, जिनको अब हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं, आदिवासी अमेरिका के, भारत मूल के। ये हमें पहले इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो ग्रेजुएट स्कूल में एक कोर्स लिया अमेरिकन हिस्ट्री का, तो उसमें अमेरिका के इतिहास तो बहुत छोटा है, तो उसमें पहला चैप्टर था 20,000 साल पहले अमेरिका क्या था। उसके पहले पैराग्राफ में मैंने देखा कि संभवतः भारत से लोग आए थे, बेरिंग ब्रिज से साउथ में आए। वो लोग वहां जंगलों में रहने लगे, कुछ था नहीं, जंगलों में रहने लगे, जैसे यहाँ जंगलों में रहे हैं। तो फिर उन्होंने पत्ते वत्ते खाते थे, जानवर मार के खाते, वो बात अलग थी। गुफाओं में भी उस तरह की चित्रकला मिलती है जो हमारे प्राचीन गुफाओं में मिलती है। तो वो भी प्रवासी थे। तो अमेरिका का अधिकांश प्रवासी है। और उसके बाद यूरोपियंस आए, तो फिर उनको हटा दिया वहां से। अब जो है वो नेटिव अमेरिकन नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बहुत कम दिखते हैं, उनको अलग अलग सीमित कर दिया गया। हाँ, उनको डिसलोकेट, और उसके बाद समाज में उनको अक्सर लोग जानते ही नहीं, हालांकि चार पांच संस्कृति सभ्यताएं हैं उनकी, भाषा भी है, और आयुर्वेद के बहुत बड़े माने जाते हैं विद। उनका जो शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली है, उसमें आयुर्वेद के सब कण मिलेंगे। अमेरिका में भी, जैसे वो कोलोराडो जो है, उसमें कई गुफाएं हैं जिसमें साधु संत तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। तो ये सब हम देखते हैं। तो ये 50 मिलियन या 5 करोड़ बहुत कम है। ये कम से कम 50 करोड़ हो सकता है, 500 मिलियन हो सकता है। मतलब 5-10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन सम फॉर्म प्रवासी। तो ये सिर्फ वीजा पासपोर्ट की बात नहीं है। और फिर हमारे इतिहास से इस रूप में भी जुड़ा हुआ है कि जो अंग्रेजों ने ये चलाया था ना, आर्यन इन्वेजन इल्यूजन, आर्यन इन्वेजन इल्यूजन। और जर्मनी में हिटलर ने भी कहा था हम भी आ रहे हैं। तो एक छोटा सा भी एक उदाहरण याद आ गया। शुरू शुरू में जब मैं अमेरिका था, तो अचानक जिस दिन में हमें वापस आना था, मेरे पिता फॉरेन सर्विस में थे, तो हम लोग पूरी परिवार गए थे 1968 में, नवंबर 1968। और 71-72 में वापस आना था, तो मैं वहां रुक कैसे गया, उसका जरा सा किस्सा है। वापस हम लोग पैकिंग वगैरह हो गई थी। 2-3 दिन पहले मैं घर से कहीं बाहर गया हुआ था, तो लौट के आया, तो मेरी माँ ने कहा, अंग्रेजी नहीं बोलती थी, कि बेटा तुम्हारे यहाँ नाम से कोई फोन कॉल आया था, कुमार कुमार बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक बोल रहा था। मैं समझी नहीं। हमने कहा, अपने रख दिया। तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक से कैसे फोन आ गया? तो मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट फोन किया, तो उन्होंने मुझे सूचित किया कि वो मुझे वहां पे एक इकोनॉमिस्ट के रूप में जॉब देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो असंभव है। मैंने अपने पिता से कहा नहीं नहीं, ये नहीं होगा हमसे। तो उन्होंने कहा देखो, ये बहुत बड़ी भूल करोगे अगर, जाके बात करो उससे। एनीवे, तो ये शुरुआत थी। उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर आया।
एक महीने थे हम वहाँ पे। तो जो सुना था क्रिसमस है। तो हमने कहा तो काफी मेला होगा, काफी लोग, भीड़ भाड़ होगी, हैं। तो ठंड थी, तो शाम को 8-9 बजे हम कपड़े, स्वेटर, कोट वगैरह पहन के निकले। सारी सड़कें सूनी, कुछ भी नहीं वहां पे। तो हमने, हमारे पिताजी ने कहा चलो और आगे चल के देखते हैं, साथ हम लोग देर से पहुंचेंगे, सब लोग जा चुके हैं वहां पे। पूरे वॉशिंगटन डीसी में एक इंसान नहीं दिखा सड़क पे। खैर अब वापिस आते हैं। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में अब जैसे इजिप्ट में देखें, तो इजिप्ट और राम राज्य में बहुत जुड़ाव है। वो भी रे या अर्थात सूर्य, सूर्यवंशी मानते हैं फेरोज इजिप्ट के। और पिरामिड और स्फिंक्स, ये सब जो है, जैसे हमारा है ना, अजंता एलोरा और टेम्पल, वो पत्थर के पहाड़ों को काट तराश के बनाया हुआ है, उसमें बहुत समानता है। और जो माइग्रेशन, लैंड माइग्रेशन हुआ भारत से बाहर, वो चलते गए मिडिल ईस्ट, यूरोप करते करते उधर पहुंचे। उस समय प्री क्रिश्चियन इरा, 3-4 thousand years, 5,000 years ago। तो वहां पे उन दिनों आगजनी बहुत हो रही थी और कहीं कहीं बाढ़ बहुत आती थी। वो पूरा मोजेस की जो कहानी है, सिंकिंग शिप, और उसने कुछ जानवर, कुछ पक्षी बचा के रखे थे। तो उससे जुड़ी हुई वो कहानी है कि वो लोग, कुछ लोग वहां पे रह गए, कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ लोग बस गए। और जो लोग वापस आए, उनको बाद में कुछ लोगों ने देखा इनको वापस आते हुए, तो रिटर्न ऑफ द आर्यन एक अलग थ्योरी है। तो खैर, एक तरह से देखें तो मैं गांव में पैदा हुआ बड़ा हुआ हूँ। तो गांव में पहले वाराणसी, फिर प्रयागराज, फिर दिल्ली आए, तो वो प्रवासी थे हम। यहाँ पे न वो कल्चर, न वो संस्कृति, न वो भाषा, न वो माहौल, बिल्कुल हम प्रवासी थे। और अगर बड़े बड़े शहरों से कोई गांव में जाए, वो वहां पे प्रवासी है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, बस दूसरे। तो ये जो डाइवर्सिटी हमारी है, ये हम सब प्रवासी हैं। हम सब प्रवासी हैं, अलग अलग रूप में, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। अच्छा, मानसिक रूप पे मैं दो शब्द कहूंगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में खास तौर से, जिससे मैं एक परिचित हूँ, कि कुछ लोग यहाँ पे प्रवासी थे जो वहां जाके बस गए ऐसे वातावरण में जो उनको अच्छा लगा। वो प्रवासी नहीं है, वो यहाँ पे प्रवासी थे। तो भारत में भारतीय लोग भी प्रवासी हैं, भारत में रहते हुए, कि उनकी मानसिकता कहीं और है, उनकी संस्कृति कहीं और है, भाषा कुछ और है। तो एक वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, जो प्रवासी हैं शारीरिक भौतिक रूप से, कुछ लोग प्रवासी मानते नहीं, वो अमेरिकन हो चुके हैं, वो फ्रेंच हो चुके हैं, जर्मन हो चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहते भी नहीं। और कुछ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं तो वहां पे दो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जिसपे हम चर्चा करना चाहेंगे। और भी कि वो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से अगली पीढ़ियों को। आज के जो 5, 7, 10, 15 साल के बच्चे हैं, मंदिर में आना जाना बंद, बोर हो जाते हैं, पंडित समझा नहीं पाते वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, हवन का क्या अर्थ है, आहुति का क्या अर्थ है, वो नहीं समझा पा रहे हैं। तो जो यहाँ पे पंडित पुजारियों के जो सर्टिफिकेशन होता है, वाराणसी केंद्र उसमें है, और भी कई, वहां पे ये संदेश भेजना चाहिए कि उनको, नई पीढ़ी को, अपने रीति रिवाज और रिवाज और जो कर्मकांड है, मीमांसा, उसके बारे में थोड़ा वो समझाएं तो उनको रुचि होगी। अच्छा, वापस आते हैं घर में, घर में माँ बाप भी नहीं समझा पाते, क्योंकि उनको भी किसी ने नहीं समझाया। तो एक जो है, एक बड़ी कमी रह गई है, जिसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि ये संदेश पहुंचे, जो लोग उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और अगली पीढ़ियों को जागरूक करना संस्कृति के प्रति। केवल ये नहीं कि भारतीय संस्कृति है, बहुत उत्कृष्ट संस्कृति है, ये मैं जानता हूँ पर्सनली। बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत जी, बहुत। मैं सिर्फ धनंजय जी के ध्यान में लाना चाहता था कि
अभी एजुकेशन शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है और इसके तुरंत बाद वो 1 महीने के लिए भारत के विभिन्न भागों में शिक्षा के लिए, अगर जो उस कंसेप्ट के बारे में आप संक्षेप में कुछ 2-3 मिनट में कुछ कहना है। हाँ, वो शिक्षा प्रणाली सुधार नवाचार, ये कहानी लगभग 35 साल से चल रही है, लेकिन मैं 3 मिनट के अंदर उसको संक्षिप्त दो दो तीन बातें कि पूरे विश्व की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये पाया कि दो एक तीन चार देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की शिक्षा प्रणालियों में वही गुण हैं, वही आयाम हैं और वही सीमाएं हैं। सीमाओं पे हमने ध्यान दिया तो मैंने 20 ऐसे बिंदु पाए जो कि शिक्षा के लिए, मानसिक विस्तार के लिए और भविष्य में संस्कृति और सभ्यता की रचना और पृथ्वी की रक्षा के लिए इतने आवश्यक हैं, जिसपे ध्यान नहीं गया है। जानबूझकर नहीं, तो छूट गया है। तो ध्यान छूट गया है। वो 20 पॉइंट्स में से मैं सिर्फ एक दो के बारे में बात करूं। एक तो ये कि पदार्थ ज्ञान दिया जाता है पूरी शिक्षा प्रणाली में, आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान से जो सीखने वाला है, जो जानने वाला है, जो शिक्षित हो रहा है, उसका कोई स्थान नहीं है। सिर्फ शिक्षा प्रणाली में पदार्थ ज्ञान, परीक्षा, टेंशन, होमवर्क और नौकरी। बच्चे से पूछे आप क्यों पढ़ रहे हैं? हमें नौकरी करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पैसा कमाना है। फिर क्या करना है? तो इस तरह की जो सोच जो है वो हमारी संस्कृति सभ्यता को विस्तृत और उत्कृष्ट नहीं बना पाएगी। दूसरा यह है कि सिर्फ शिक्षा प्रणाली और उसके साथ साथ पूरे समाज में, पॉलिटिक्स में खास तौर से, ये जो दो हेमिस्फीयर बताए गए हैं ब्रेन को, दाहिना बायां, तो उसमें अधिकतर बाएं ब्रेन की, मैस्कुलिन ब्रेन, एग्रेसिव, आर्गुमेंटेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड समटाइम डिस्ट्रक्टिव, उस पे लिंग्विस्टिक, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें तर्क समाज में है लेकिन सहनशीलता कम है। प्रकृति के प्रति, एक दूसरे के प्रति संगठित होना इस तरह से कि पजल पजल गेम में हर एक पीसे जो है एक मानचित्र बना सके, वो बिखराव चाहता है। और युद्ध इतने चल रहे हैं, लोगों का अहंकार है कि हम तुमसे बड़े हैं, हम धरती को एक बार मिटा सकते हैं, वो कहता है हम 10 बार मिटा सकते हैं। इससे जीडीपी बढ़ती है और लोक कल्याण नहीं बढ़ता। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो तनाव में रहते हैं बच्चे किसी भी स्तर पे, वो सीख नहीं सकते। तो उनको एक ही रास्ता है, रट लो। रटने से स्मृति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि नहीं बढ़ती। तो बुद्धि का विकास, मानसिक विस्तार, ताकि हम दूर की सोच सकें, दूरदर्शिता और पारदर्शिता नहीं है शिक्षा प्रणाली में। ये सभी बिंदु आने चाहिए। बाकी 17 में फिर कभी मौका मिले तो बात करूंगा। बहुत धन्यवाद। विक्रम पाल आप जी, एक जी। मिनट के लिए उन्होंने एक खास तौर से प्रश्न पूछा था अगली पीढ़ी के बारे में। तो उसका सबसे प्रबल और सशक्त उदाहरण मैं देता हूँ अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचने का। करीब 45 साल पहले हमने एक संस्था की शुरुआत की थी अमेरिका में, इंडिया कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर। वो अभी भी 500-600 स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, तो करीब 35 टीचर्स हैं। तो मैंने खुद भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज में कई कोर्सेज पढ़ाए, लेकिन अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि बच्चों को मैं पढ़ाऊं तो ज्यादा है। सबसे इफेक्टिव तरीका है बच्चों तक संस्कृति और अपनी इसके बारे में बातें पहुंचाने का, इस कहानियों के माध्यम से। खासतौर से जब मैं उपनिषद की कहानी, श्वेत केतु और दालक की कहानी बताता हूँ, तो इसने पानी में कहा नमक मिला दो, फिर कहा थे उसको पियो तो नमकीन है, उसने कहा नमक दे, अब दिखाओ कहाँ है उसमें। तो इस तरह की कहानियों, बच्चे जिसमें विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। एक मिनट तो एक कहानियों के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, हितोपदेश वगैरह, ये बहुत ही सशक्त है। की बात धन्यवाद। जैसे अपने आदरणीय धनंजय जी ने, जो मैं चाहता था जो विस्तार से बात नहीं हो पाई, वो ये है कि जैसे इन्होंने संस्कृति केंद्र की बात की, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो शायद अमेरिका में सबसे ज्यादा पुराने समय से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला
अगर कोई सबसे सशक्त केंद्र है तो वर्जीनिया में वो केंद्र है जिसको आदरणीय धनंजय जी चलाते हैं।